नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि मुख्य सचिव उनकी सरकार चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पर भजनलाल शर्मा की पकड़ नहीं है। अब जैसे जैसे मुख्यमंत्री ने काम अपने हाथ में लेने शुरू किए हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा आज राजस्थान में करप्शन के खिलाफ एक छोटा सा कदम, छोटे अधिकारियों पर गाज, लेकिन उसका असर क्या दूर तक जाएगा? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम कर रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के पौरुष भारद्वाज जी, विकास सोमानी जी बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विकास सोमाना जी, जो संदेश देने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें अब आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी को रफ्तार देने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए इस तरह के और प्रयास भी नजर आएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी समय से राजस्थान में जब गहलोत साहब की सरकार थी तो अभियोजन स्वीकृति के मामले में 450 से लगभग के मामले पेंडिंग थे, जिनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं हो पा रही थी। और लगातार पूर्व में 5 वर्षों में जो लगातार कांग्रेस सरकार में जो घोटाले और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा कि लगातार एक के बाद एक विभागों में भ्रष्टाचार होता गया, और उसकी बानगी ये रही कि वह अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को रोक दिया गया, तो उन पर कोई अंकुश रहा नहीं। और उन्होंने देखा है कि भ्रष्टाचार चलता रहेगा और करते रहेंगे और कार्रवाई पेंडिंग होती रहेगी। और ये मानो कि आप अभियोजन स्वीकृति के संबंध में जो एक केवी जोसेफ बनाम गुजरात का एक ऑर्डर है, उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि किसी की यदि अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए विभाग कर देता है तो उसको बहाली करने का नहीं किया जा सकता, तो उसका भी एक आदेश पूर्व में जारी हुआ है। तो अफसरों पे अंकुश लगाने के लिए अगर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलेगी तो भ्रष्टाचार तो निरंतर बढ़ता रहेगा। उसकी पहल आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो सूचना आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ी और जो आदेश जारी किए कि अभियोजन स्वीकृति का सवाल जो विधानसभा में उठा था और नेता प्रतिपक्ष ने उठाया भी था, तो आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार से लिप्त अफसरों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करती आ रही है। उसी में आप देखें कि जो अभियोजन स्वीकृति अब तक 11 कार्मिक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कर दी गई है और लगभग 18 के खिलाफ अभी लंबित है, जो पिछले 8 महीनों में इस तरह के प्रकरणों में, और ये 2 साल से 3 साल से लंबित प्रकरण थे, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति होना अति आवश्यक है, जब भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा। तो ये शुरुआत है। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा शपथ लेने के बाद कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को सहयोग देने वाले और बचाव करने वालों को किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा, ये उसी की शुरुआत जी, पौरुष भारद्वाज जी, कैसा लग रहा है? आप सुन रहे हैं कि सरकार जो है वो करप्शन को रोकने की तरफ बहुत छोटे छोटे प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास करती दिख रही है। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या हमारी सरकार हो, तो निश्चित तौर पे हमें यह हमारा दायित्व है कि हमें ना राज्य में किसी प्रकार का चाहे अनियमितता हो चाहे करप्शन हो उसको रोकें। परंतु देखिए, हमें आपत्ति भारतीय जनता पार्टी से क्या होती है? भारतीय जनता पार्टी जो है काम थोड़ा सा करती है, उसके ढिंडोरे ज्यादा पीटती है, ढिंडोरे से ज्यादा इन एजेंसियों का दुरुपयोग ज्यादा करती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज ईडी ने एक चार्जशीट पेश करी है जल जीवन मिशन के मामले में। देखिए, उसकी शुरुआत जो है, उसकी भ्रष्टाचार की जो जांच की शुरुआत है वो हमारे टाइम में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने की, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसको आपदा में अवसर के तहत उस मामले को लपका, उसमें ईडी की जांच बैठवाई। उसके बाद में इन्होंने हमारे ऊपर देखिए, एक मिनट विकास जी, विकास जी बीच में नहीं, आपकी बारी बोलिएगा। मैंने बड़ी शांति से सुना, मैंने बड़ी शांति से सुना। मैं आपको अब शांति से सुनूंगा, आगे भी शांति से सुनूंगा, सुनिए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा मीना जी कि हमने देखा कि किस प्रकार पेपर लीक के मामले में, पेपर लीक का मामला हो या जल जीवन मिशन का मामला हो, उसके अंदर जो है हमारी सरकार के द्वारा पहल की गई, उसमें हमारी सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाइयां की गई, परंतु भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको आपदा में अवसर मानते हुए उसमें ईडी की जांच बैठवा दी। और आप देखिए, ताजा मामला आज वाला है जो है कि ईडी ने जो है जल जीवन मिशन के अंदर चार्जशीट पेश करी। ये बड़े चिल्ला के कहते थे कि साहब इसमें कांग्रेस के नेता जो है वो भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के नेता लिप्त हैं, कांग्रेस के जलदाय मंत्री इसके अंदर हैं।
जबकि जिस व्यक्ति को कथित तौर पे मंत्री जी का करीबी बताया जा रहा था उसको तो ईडी ने हिरासत में लेकर रखा ना लंबे समय तक, पूछताछ भी करी, पुलिस हिरासत में था वो व्यक्ति। लेकिन आप हमारे किसी भी नेता के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक शब्द तक नहीं लिखा, विकास जी, ये तक नहीं लिखा कि आशंका है और हमें जांच करनी है, ये शब्द तक नहीं लिखा। तो हमें आप अगर राजस्थान में इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई करते हैं, अगर वास्तव में आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष के नाते आपके साथ खड़ी है। परंतु आप देखिए एजेंसियों का यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो वो उस जगह पे कांग्रेस पार्टी आपकी मंशा पे भी सवाल उठाएगी और आपकी मंशा का विरोध भी करेगी। तो दुरुपयोग से ये कहना चाह रहे हैं परूस जी आप कि जो घोटाला जल जीवन मिशन में हुआ है तो ये घोटाला नहीं हुआ, आपका कहना है मतलब ये माने, ये मीना जी नहीं, सामने जल बैठे हैं तो जीवन क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए घोटाले का बचाना किसको कहते हैं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पेश हुई थी। अरे उसके बचाना अंदर नहीं जो है बचाना, भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम आया कि प्रधानमंत्री जी जिनके हवाई जहाज की सेवा लिया करते थे, और आप लोगों ने संसद में चर्चा नहीं होने दी उस मामले के अंदर, आपने संसद को ठप कर दी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा देश ने कि सत्ताधारी पार्टी संसद को ठप कर दी है, और देश के सांसदों को जो है वो लगातार जो है स्पीकरों के द्वारा 150 सांसदों को आपने निलंबित करा दिया और आपने उसमें चर्चा तक नहीं होने दी। तो आप लोगों की मंशा क्या है वो देश देख रहे हैं, और चुनाव में आपको उसका फल भी दिया। पर मैं फिर भी राजस्थान के मामले में आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी मंशा साफ है और अगर आप किसी भी घोटाले पे या किसी भी मामले में अगर आप बिना किसी द्वेष के, बिना किसी राजनीतिक माइलेज को दृष्टिगत रखते हुए यदि आपकी वास्तव में कार्रवाई ईमानदारी से मंशा से होती है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आपके कदमों का स्वागत करेगी। और आप बल्कि आपको आगे बढ़ के, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खुद ने विधानसभा में उठाया ना भ्रष्टाचार का मामला, नेता प्रतिपक्ष ने खुद ने आगे बढ़ के पहल करी, भाई आप कार्रवाई कीजिए इनके ऊपर। आपने नेता अभी आपने खुद ने अपने यहाँ पे जब आप टीवी में बोल रहे थे, हालांकि मैं देर से ज्वाइन किया, आपने खुद ने कहा ना कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा और हमने कार्रवाई करी, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद चला करके मांग करी है। पर आप जो एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हमारी आपत्ति उस चीज से और रहेगी भविष्य में भी। परुष भारद्वाज जी, आप ऐसा लग रहा है विषय को थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। एक मुद्दा है एजेंसीज का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, और एक मुद्दा है करप्शन के खिलाफ सरकार का एक्शन। आपका जो विषय है उस पर किसी दिन हम चर्चा जरूर कर सकते हैं कि एजेंसीज का केंद्र सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, उससे राज्य सरकार का क्या वास्ता। राज्य सरकार इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है वो राज्य में करप्शन को दूर करने के लिए कर रही है। वो कार्रवाई कितनी सेटिस्फैक्टरी है, जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है या जिनको पहले बचाया गया, इस तरह की बातें भी आ रही है। सरकार का ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, इसकी जो पब्लिसिटी हो रही है, इसकी जो खबरें आ रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ये भी बताना आपका काम है। वो लोग जो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो वाकई में करप्ट थे, कितने करप्ट थे ये भी बताना आपका काम है, क्योंकि मामला तो उनके खिलाफ 2021 में दर्ज हुआ है ना। लेकिन मैं आपके पास दोनों के पास वापस आऊंगी। राकेश वशिष्ठ जी, एक प्रयास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, एक आरोप उन पर कि मुख्य सचिव सरकार चला रहे हैं, इन दोनों के बीच में संतुलन अगर नजर आए, अगर दिखाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का ये जो प्रयास या सरकार का ये जो प्रयास, क्या ये संदेश देने में कामयाब होगा कि ब्यूरोक्रेसी पर मुख्यमंत्री पकड़ मजबूत कर रहे हैं? देखिए मीना जी, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि चुनावी पीरियड निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के बीच चर्चा का विषय वैसे दिखाई नहीं देंगे। उनके साथ मैं जितना समझता हूं उनको मैंने कई बार ये बात कहा है कि अगर उनको राजनीति में टिकना है, सरकार को बनाए रखना है, तो उनको बड़ी सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा, खुले मन से काम करना पड़ेगा, और वो अब इंगित होने लगा है। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार के सवाल है मीना जी, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, सरकार के लिए, कि 3-3 साल से केवल उन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही कि वो सरकार के नेताओं के नजदीकी रहे हैं। नीरज के पवन 2 बार ट्रैप हुए, आपको ध्यान हो तो पहला जो ट्रैप था इतना जबरदस्त था कि उनके यहाँ शराब की बड़ी भारी बोतलें मिली थी और भी कई मामले मिले थे, और वो उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इस सरकार ने उसको स्वीकृति दी है। एक उदाहरण मैं आपको, जैसे एक आपका जैसे ममता यादव जी का मामला है, आपका 2021 का मामला है, 2022 से उनको अभियोजन की स्वीकृति मांगी जा रही थी, 2023 में उनको रिमाइंडर भेजा गया सरकार को कि आप अभियोजन की स्वीकृति दें,
सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये हुई कि जो रिपोर्ट्स है मीडिया की कि एक राज्य मंत्री ने सरकार के लिए लिखा कि इसके लिए इनको अवैधों की स्वीकृति नहीं दी जाए। ये बहुत गंभीर और शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अनिल गुप्ता का मैं पहले भी जिक्र किया था उसका एक पर चर्चा के दौरान। उसका मैं बखूबी जानता हूँ उस आदमी को। 2000 की रिश्वत लेते हुए दोबारा पकड़ा गया, 2014 में एक बार पकड़ा गया, उसमें जेल में रहे। 2014 में अभी पकड़े गए 2020 में 21 में। ये चूंकि तत्कालीन मंत्री के काफी नजदीक थे, बताते हैं लोग रिश्तेदारी है, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि काफी नजदीक थे, उनके पड़ोसी थे। जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसी कॉलोनी में वो रहता है। ये कई सालों के बाद पहली बार हुआ कि एसीबी ने उनकी हाथों हाथ अपने आप ही जमानत ले ली, जबकि प्रावधान ये है कि आपको उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और कोर्ट उसके लिए डिसाइड करेगी कि उसको जमानत दी जाए कि ना दी जाए। जब ज्यादा हंगामा हुआ, जब सारी बातें हुई तो उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको फिर वापस जेल भेजा गया, लेकिन अब उनकी भी अभियोजन की स्वीकृति अब जारी हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भजन लाल शर्मा बड़े खुले मन से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब अगले अपने कदम उठा रहे हैं और आगे भी उसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने ऐसे कई स्टेप उठाए हैं जिससे लगता है कि वो भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अभी तक आपका एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिससे ये इंगित होता हो कि उन्होंने किसी के साथ पक्षपात करने की कोशिश की, किसी को बचाने की कोशिश की। 8 महीने हो गए उनको सरकार में आए, 8 महीने हो जाएंगे तो, लेकिन पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं। और अब आप आगे देखना, अभी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये लोगों की जो मनोवृत्ति जो बनी है और कुछ लोगों ने जो बनाई है, कैसा भी सरकार को चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, चीफ मिनिस्टर नहीं चला है, उसको भी बिल्कुल ध्वस्त करके मानेंगे और ये अपने हिसाब से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके नतीजे आपको अब अगले कुछ दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल में काम तो उनका 4 जून के बाद शुरू हुआ है, 15 जून के बाद काम करना उन्होंने शुरू किया है, जो कि सारे पहले इलेक्शन मोड में थी सरकार, सारे काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे उसके रिजल्ट आने हैं और उसके रिजल्ट में समझता राकेश जी, ये एकदम अलग विषय है जिस पर मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को, हमारी व्यवस्था को और आम आदमी को, सबको इसमें चर्चा में शामिल होना चाहिए कि दरअसल सरकार में आने के बाद, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो किसी बोर्ड के अध्यक्ष हो, कोई भी हो, उन्हें राज्य की जनता के पैसे से मिलने वाले काम, जो सुविधाएं हैं, उनसे राज्य की जनता के लिए काम करना चाहिए या चुनावों में लग जाना चाहिए। ये कंप्लीटली अलग विषय है जिस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि 8 महीने की सरकार, 6 महीने तो चुनावों में निकल गए मुख्यमंत्री के। ये दलील मीना जी नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस विषय में बाद में आऊंगी राकेश, इस विषय पे बाद में आऊंगी। श्याम सुंदर जी के पास जा रही हूँ पहले। श्याम जी, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है। दूसरी तरफ पौरुष भारद्वाज जिस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नामों को लेकर आप सत्ता में आए, उनके खिलाफ एक लाइन अब आपकी ईडी की जांच में या और कहीं जल जीवन मिशन के करप्शन में, जैसे कैबिनेट मंत्री का नाम लिया गया, खुद अभी पौरुष जी ने कहा, तो एक होता है काम आप मैसेज देने के लिए करते हैं जिससे जनता थोड़ी सी आश्वस्त हो जाती है कि भाई हमें सरकार अच्छी मिल रही है। जनता के कामों में डेली बेसिस पे जो करप्शन जुड़ा हुआ है, क्या उसमें कोई कमी दिखेगी इससे, श्याम सुंदर जी? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का स्वतः ज्ञान नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई की है। विधानसभा में आश्वासन दिया गया था, शांति धारीवाल का एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था हमने नहीं स्वीकृति दी, वो भी मान रहे थे कि हमारी सरकार स्वीकृति देने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन आपने क्या कहा, आपने केवल 8 स्वीकृति दी और कितने केसेस मामले पड़े हैं, क्योंकि विधानसभा का आश्वासन सबको पूरा करना पड़ता है, राकेश जी को पता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस बात की तो बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत जता करके स्वीकृति देने, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं, एसीबी के खुद मेन वो है। अगर उन्हीं के माध्यम से अगर उनसे स्वीकृति मांगी जाती है, अगर वो दे देते हैं तो बड़ी कृपा की दृष्टि है, क्योंकि करना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपके शासन को
जो जंग लगा है और लगता जाएगा। देखिए ये सही बात है, नीरज के पवन हाँ, ये भी पता है कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक थे, उनके रिश्ते में भी लगते थे, उनके कितनी बार किस तरह की स्थितियां बनी और फिर उनके बाद संभाग्य आयुक्त बीकानेर लगाया, फिर बांसवाड़ा आज भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर वो सब पहले स्पष्ट होता है कि भ्रष्ट व्यक्ति को कहीं मत लगाओ, लेकिन लगाया जाता है। अब देखिएगा कि पिछले दिनों देखिएगा कि आपने देखा कि भ्रष्टाचार के मामले में एसपी सहित बहुत सारे एसएचओ पैर वाला देखा होगा कि आपने सब बरी हो गए, क्योंकि हम एसीबी तरीके से उनकी पैरवी नहीं कर पाई, गलत लोगों के खिलाफ आप देखिए मनीष अग्रवाल तो मुख्यमंत्री जी के टाइम में बहाल हुए, क्योंकि आप केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार अगर केंद्र सरकार से अनुमति ले पाने में सफल नहीं हो पा रही है तो किसकी गलती है, किसका किसका दोषारोपण है। इसलिए निश्चित तौर पर अब देखिएगा बजरी के मामले में हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था, राकेश जी को पता है कि इनके गृह राज्य मंत्री और उनके बीच की बातचीत का था, उसका विधानसभा में उठा था, उसको फिर कहाँ गया क्या हुआ पता नहीं क्या पड़ा कि बजरी माफिया, भू माफिया और जितने माफिया हैं वो निश्चित रूप से इतनी गलत तरीके की कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार आपने धौलपुर में क्या हुआ राकेश जी को पता है, भरतपुर में क्या हुआ, भीलवाड़ा में क्या हुआ या टोंक में क्या हुआ, बाकी सब जगह घटना घटी। पुलिस के हेड कांस्टेबल को देखिए कुचल के मार ही दिया था, शहीद हो गया था वो बजरी माफियाओं ने। तो बजरी माफिया आज के तो पनपे नहीं है, पनपे तो पुराने हैं, लेकिन आज भी उनके खिलाफ जो सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि मीना जी बहुत पर डे का कितना करोड़ रुपया इधर आना जाना होता है, बस पूछो मत ही है। इसलिए कौन क्या कार्रवाई कर पाता है। तो ना तो वसुंधरा जी जिस जमाने में थी तो वो कैलाश मेघवाल को उन्होंने हटाया इसी कारण थे और विधानसभा का अध्यक्ष बनाना आया था, वो आपने देखा उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। धर्मेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत, ये भी जानते पौरुष जी, अशोक गहलोत के मैनेजमेंट कमेटी के धर्मेंद्र राठौड़ थे, वो क्या करते थे वो तो वो जाने। लेकिन निश्चित रूप से आज भी बजरी माफियाओं के खिलाफ जितनी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही। अभियान चलाया गया था, अभियान क्यों रोक दिया गया, अब ये तो सरकार का अपना होता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अभी बार बार कह रहे थे कि 3 साल से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कार्य प्रणाली को लेकर, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते थे। वो कह रहे थे कि मेरे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के बीच में तारतम्य बना रहता है। चीफ सेक्रेटरी अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद करता है, ऐसा नहीं कि चीफ सेक्रेटरी इंडिविजुअल स्तर पे। अब बहुत बार ये दोषारोपण किया जा रहा है कि भजनलाल तो कमजोर है इसलिए चीफ नहीं, भजनलाल कमजोर नहीं, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके लिए कमजोरी का वर्ड उपयोग करना मैं तो ठीक नहीं मानता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री कमजोर कहे तो ये गलत बात है। उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से आएगी किस प्रकार से नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लक्ष्मण गौड़ की बात बहुत बारी जिक्र में आता है, राकेश जी को भी पता है लक्ष्मण गौड़ इनके संभाग में आईजी रहे थे और उनके एक है, अब मैं कहना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री के नजदीक है, उनका नाम भी राजेश है। वो किस प्रकार से उनके केस वापस क्यों लिया गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को लेकर कि आखिर उसका केस वापस क्यों लिया गया। अब ये सब चीजें हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे होती है वो पर्दे से बाहर कैसे आ जाती है, ये सवाल खड़ा करती है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुली रूप से कार्रवाई करें, क्योंकि उनकी किताब अभी तक मैली नहीं हुई है, स्वच्छ छवि है। सब छवि को बनाए रखने के लिए उन्हें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और लेंगे तो निश्चित इतिहास का पन्ना एक अच्छे साफ सुथरे लिखा जाएगा, जो याद भी किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार बन पाना संभव हो पाता नहीं है। वो सुंदरा जी चाहती तीसरी बार बनो, चौथी बार बन, ये पहली बार बने, अगर दोबारा भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कार्यकाल उनका स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, अच्छे काम करें, जनता के हित में काम करें और अभियोजन स्वीकृति देने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके खुद के थोड़ी ना गलत काम करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहे हैं और केंद्र से आईपीएस और आईएएस की स्वीकृति तो केंद्र सरकार देता है, इसलिए वहां से स्वीकृति लाना है इसलिए आसान है, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर भी डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दे तो निश्चित रूप से इतिहास का पन्ना भी अच्छा जुड़ेगा और स्वच्छ छवि प्रशासन के अधिकारियों को मिल पाएगी, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। जी, एक अच्छी शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कोई बड़ा काम बहुत नहीं किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जितना किया उतना अच्छा है।
ये शुरुआत माने इसको विकास सोमानी जी, जो सवाल श्याम सुंदर शर्मा जी ने उठाया है, लक्ष्मण गौड़ से संबंधित हो या कोई और नाम जो कोश भारद्वाज जी ने गिनवाए उनसे संबंधित हो, जो भी, विकास सोमानी जी, संदेश का असर जमीन पर होता है तब आपका मकसद सफल होता है। मुख्यमंत्री का प्रयास, राजस्थान की भजनलाल सरकार का प्रयास, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति की जो वो बात कर रहे हैं, एक आम आदमी जब अपने काम करवाने जाता है तब उसे महसूस होना चाहिए कि आज मेरे प्रदेश में करप्शन नहीं है। आप उस जनता को, राजस्थान की को, कैसे इस बात को कन्वे कर पाएंगे, कैसे इस बात को समझा पाएंगे और कैसे वो आप तक पहुंचे अगर उन्हें अपने अपने कामों के लिए अपने अपने जिलों में करप्शन देखने को मिले। और ये जो तमाम नाम जिनकी इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी अभियोजन की स्वीकृति मिली है, ऐसे लोग उन्हें अपने अपने जिलों में अपने अपने संबंधित विभागों में मिले तो वो किस तरह काम करें। मीना जी, आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण के बाद कई एसआईटी का गठन है, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लगातार एससीडी एसीबी जो कार्रवाई कर रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। आज भी आप देखें कि आजकल में मतलब जैसे ये कि सूचना हमारे पास आई है, मैं एकदम समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 20 लाख रुपए लेते हुए टॉप में ट्रैप हुए। लगातार जो ट्रैप की स्थिति और जहां जहां भी अपराध इस तरह का पाया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, और भ्रष्टाचार भी एक संगठित रूप से, जो कांग्रेस सरकार में संगठित रूप से जो भ्रष्टाचार पनपा, वो भ्रष्टाचार का इतना लंबा चौड़ा अरे भाई, जेएमएम में आज ही चार्जशीट भेज हुई है, क्यों कांग्रेस का नाम लेते हो बार बार? आप सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। कार्रवाई बोलो, कांग्रेस के बिना आपकी होती नहीं है कोई बात। बात को एक बताने के लिए बता रहा हूँ। कांग्रेस के नेता के खिलाफ आरोप तो साबित करो। आप तो दोनों जगह आपकी सरकार है, एक जगह आरोप साबित करो, एक जगह तो नाम लेकर के आओ कांग्रेस का। बता पाऊंगा तो आगे बता पाऊंगा, आप रुकिए, आप सुनिए मेरी बात को। जो श्याम सुंदर जी ने अभी चाहे वो आईपीएस अधिकारी के बारे में कहा हो, आप देखें कि बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, तो आप देखें दुदू कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। आप देखें नन्नूबल पहाड़िया, चाहे राजेश मीणा ले लो, चाहे जो लक्ष्मण गौड़ ले लो, कई आईपीएस आईएएस, चाहे नीरज के पवन ले लो, लगातार। एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा मीना जी कि कानून जो हमारा राजस्थान का या देश का जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है। लक्ष्मण गौड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई वापस हुई है। करेक्ट कीजिए अपने आप को। अरे आप मेरी बात सुनिए, करेक्ट कीजिए अपने आप को। लक्ष्मण गौड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई वापस लेके ड्रॉप कर दी सरकार ने। अरे कांग्रेस की ये तो समस्या है, ये सुनती नहीं है तो समझती नहीं है, समझती नहीं है तो परिणाम नहीं। आप सुनिए पहले बात में। अरे भाई, मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं लक्ष्मण गौड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लक्ष्मण गौड़ के खिलाफ कार्रवाई वापस ले ली। आप पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आगे। आप पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी आपके पड़ोस जी। जल्दीबाजी मत कीजिए, आप जल्दीबाजी कर करके आपने कई मुद्दों खत्म कर दिया कांग्रेस ने। बात सुनो, आप जो भरी हुए हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से भरी हो, चाहे वो जांच के माध्यम से भरी हुई हो, चाहे किसी भी माध्यम से भरी हुई है। अब आप देखें कि जिस तरह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो नया संविधान में और जो संसद में पास हुआ है, उसके अंतर्गत जो कानून लागू हुआ है, उस कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई अब की जा रही है। दरअसल क्या होता था मिला जी कि जब किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन चलता है, तो जब राजनीतिक संरक्षण या किसी तरह से किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण हो जाता है, तो संरक्षण के चलते हुए उसके एविडेंस, उसके तथ्य, उनके जो भी चीजें सामने आती है, उसमें कई बार पलटते चलते हुआ चलता जाता है, और वो जांच कहीं ना कहीं जाके उनको सजा दिलाने में असफल हो पाते, चाहे वो कोई सी भी एजेंसी हो। तो उस एजेंसी के अंतर्गत जब बार बार इस बात को कही गई, और देश में माननीय अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जब लागू किया, जब बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसएस, उसके अंतर्गत आप देखें कि कोई भी जो गवाह है, तथ्य है, या किसी भी तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, उनको डिजिटल माध्यम से वो जो सेकेंडरी एविडेंस हुआ करते थे, उनको प्राइमरी एविडेंस लिया गया। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह टोल फ्री नंबर राजस्थान में लागू किए गए, कि आप देखें विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए जिस त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। और आप देखें, सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बार पहले भी अपने डिबेट में जिक्र हुआ था कि जितने भी ऑफलाइन जो कार्य चल रहे थे, उन ऑफलाइन कार्यों को भ्रष्टाचार के चलते ऑनलाइन कर दिया गया है। किसी भी पेंडेंसी क्यों रुक रही है, किस कारण से नहीं हो रहा, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब ये राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के स्पष्ट उसको दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, कि कोई भी पेंडेंसी किसी भी जगह फाइल, चाहे वो किसी विभाग की हो, उसका एक डिजिटल और उसको जितना ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम से काम किया जाएगा, तो उसमें ये मान के चले कि ये पूरी तरह से दुरुस्त करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी का एक परिणाम है कि इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। और रही बात, जब सवाल उठाया और जब जो कार्रवाई हुई है कि लगातार पूरे राजस्थान में विभिन्न विभागों में
आम जनता को राहत दिलाने के लिए जिस जिस तरह की योजनाएं लागू की गई है, जिस जिस तरह के टोल फ्री नंबर लागू किए गए और जो राहत प्रदान की जा सकती है, और आप देखें कि जो योजनाएं आम जन तक धरातल पे नहीं पहुंच पा रही थी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राजस्थान की योजना हो, उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार था, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। हम किसी को राजनीतिक पहलू बता के किसी भी तरह से बता के उससे मुंह नहीं छुपा सकते। जनता को जो वादे किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। और श्याम सुंदर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार और अच्छी तरह से जानते हैं। और मीना जी, आप भी इस बात को बहुत भली भांति जानते हो कि जो आरएस अफसर, जो आईएएस अफसर है, जो 10 लाख ले हुए रेंडेड हुए, जो कई जगह हुए, उनको कहाँ कहाँ किस किस तरह का अगर कानूनी बारीकियों में कहीं कोई सपोर्ट मिलता है तो वो अभियोजन स्वीकृति, और फिर एक सरकार की मंशा ऐसी हो जब किसी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देनी होती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और ऐसी भी, अब देखें, सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जो पुरुष जी कह रहे थे, 2020 में जब अशोक गहलोत साहब ने सीबीआई की एंट्री राजस्थान में बंद कर दी थी, जब सीबीआई अपना कार्य करती है और जब आप संगठित अपराध जब कोई राजस्थान स्टेट लेवल पे कोई करता है और उसका सर्वे थर्वा राजस्थान की सरकार होती है और उनके बड़े अधिकारी उनके आगे ऊपर बैठे होते हैं, जब कोई भी अपराध वो करते हैं तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि एजेंसी भी आएगी, अधिकारी भी आएंगे, और अब जो आईपीएस आईएएस रहेंगे तो सुप्रीम पावर आईएएस आईपीएस, चाहे वो एडीजी हो चाहे अरे भाई डीजी हो चाहे ईडी तो आपकी थी ना, ईडी तो आपकी थी ना। आप जल जीवन मिशन पे आप लोग आरोप लगाए थे हमारे नेताओं पर। आप पेपर लिखते हैं, हमारे डोटासरा जी के आपने सर्च करवाई, ईडी की सीकर के कोचिंगों पे सर्च करवाई, क्या मिला आपको बताइए? विधानसभा चुनाव से पहले आपने सर्च करवाई, फिर आप शांत हो गए, लोकसभा चुनाव है फिर आपने वापस शुरू कर दी, फिर आपने शुरू कर दी। आज आपकी ईडी का चालान पेश किया ना, नाम आया कि किसी भी कांग्रेसी नेता का? माफी मांगिए सबसे पहले, तो आप लोग माफी मांगिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए माफी मांगिए सबसे पहले। संविधान और कानूनी प्रावधान है पड़ोस जी की जांच भगवान के तरह कांग्रेस का नाम जपते हो उसकी सत्ता मिलती है आपको। भगवान का नाम जपोगे तो भी सत्ता मिलेगी, कांग्रेस का नाम जपने से नहीं मिलती खाली। एक पावर है कि आपको चेक कर सकती है, आपको पूछ सकती है, आपके नाम पता जानकारी ले सकती है, ये अधिकार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। इसके लिए आप उन पर रोक नहीं लगा सकते, इस पे सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग है। अरे रोक लगाने की बात नहीं है, आप लोग कैसे बोलते हुए, तो आप तो माफी मांगो खुद के लिए। आरोपी बन जाएगा, नहीं मिला तो बड़ी पौरुष जी, आप तो बोल रहे थे, मैं आपको ध्यान से सुन रहा था, आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में बोलने लग गए। हाँ, आप विकास जी को ध्यान से सुनते फिर आपको तो ज्यादा अच्छा होता ना, और आप तो हमेशा ऐसा करते हैं। आप दोनों ही प्लीज इस बात का ध्यान रखें। लेकिन पौरुष जी, ये बात अभी कह रहे थे कि डोटासरा के खिलाफ जांच नहीं थी, डोटासरा के बेटे के खिलाफ थी, जो कि डोटासरा साहब ने खुद ने स्वीकार किया कि मेरे खिलाफ नहीं, मेरे बेटे के खिलाफ जांच हो रही थी। आप ये तथ्य गलत मत पेश किए पुरुष जी, माफी मांगे नहीं मांगे वो बात अलग है। नहीं मतलब वो बात उनके परिवार तक आई ना, परिवार तक आई ना, प्रताप सिंह जी के परिवार पे आई ना बात, अशोक गहलोत जी के भाई तक गई ना बात, तो उनके भाई ने या उनके बेटे ने क्या बिगाड़ा? राजनीतिक विद्वेष ही तो था, राजनीतिक विद्वेष ही तो था। अरे विकास जी, राजनीतिक विद्वेष ही तो था। आपके परिवार में, मेरे परिवार में तो कोई नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार में तो कोई नहीं जाता। हेमंत शर्मा विश्वास की तो मामला आपको पता नहीं पता? आपको पता है कि आप जो जल जीवन मिशन का आप लोग आरोप लगाते हो, सुनो, जल जीवन मिशन का आरोप लगाते हो, एक पहला पानी से संबंधित एक घोटाला पहले भी उछला था, पता है क्या आपको चीज ये? पता है आपको? और अमेरिका की कोर्टों में उसकी गूंज थी, और आप लोग उसको सुनो, उसके उस पे वहां पे जब रिपोर्ट आई उसके बाद हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की, और आप लोग बड़े चिल्लाते थे हेमंत शर्मा विश्वास के खिलाफ, और आज जब वो बंदा आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब आपकी सीबीआई वहां पे रिपोर्ट सबमिट करती है और फाइल ही नहीं मिल रही हमारे को। तो ऐसी कितनी फाइलें होती है जो कांग्रेस राज में होती है, बीजेपी का आ जाती है, फाइलें गायब हो जाती है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन ले आए हमारे को, ये तो बता दीजिए आप। आप सुनिए, आपके गोविंद डोटासरा जी रिपोर्ट अरे आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुने सही। जब ईडी ने जांच की गोविंद डोटासरा जी के, और जब वो गए तो गोविंद डोटासरा जी का ये बयान था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ईडी ने जो जांच की, मैंने अपनी जांच बता दिया। आपको तकलीफ हो रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी अपना खुद बयान, हमें आपके साथ तकलीफ हो रही है, हमें आपकी नियत के साथ तकलीफ हो रही है, और आप एक कार्रवाई करवाते हैं, आप एक कार्रवाई जब करवाते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं तब आप कार्रवाई करवाते हैं, आप कार्रवाई करना नहीं चाहते। असल भ्रष्टाचार में आप लोग डूबे पड़े हैं, आप पड़े हैं। राफेल का मामला ध्यान है ना आपको? राफेल का मामला ध्यान है ना आपको? हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है तो उसको बैंक 10 रुपए का लोन नहीं देता, निजी व्यक्ति नहीं देता, और आपने तो राफेल का ठेका दिलवा दिया ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा रखा था। और हमने तो जो सरकारी संस्था है HAL, हमने तो उसको मीडिएटिव एजेंसी बनाई थी, आपने उसको हटा के उसको बना दिया, और आप बोल रहे हैं हम ईमानदार है।
तो आप तो जांच तो करवाइए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संसद क्यों करी? अरे भाई संसद क्यों करी? इस बात का जवाब दे दो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सरकार को सफाई देनी चाहिए थी ना, आपने तो संसद जब करवा दिया आप लोगों ने। तो बताइए ऐसी कार्रवाई करते हैं आप लोग? हमें पानी का, जल का, करप्शन के ऊपर, करप्शन में कार्रवाई क्या होती है वो हमारे से सीखिए। आपने आरोप लगाए थे हमारे ऊपर, 2G स्कैम के आरोप लगाए थे, कोल स्कैम के आरोप लगाए थे, हमने हमारी सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे लिए और हमने खुद ने मुकदमे दर्ज करवाए हमारी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। सीखे हमसे कार्रवाई करना कि करप्शन के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है। और बाद में कोर्ट, आपके समय की सरकार थी, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और आपको भी पता था कि वो खाली आपके राजनीतिक आरोप है, आप अपील तक में नहीं गए उनके। जिस मुद्दे पे आपने हमारी सरकार हिलाई, जो झूठ फैला करके, जो झूठ फैला के आपने हमारी सरकार हिलाई, उस झूठ के सामने आने के बाद आपने देश की जनता से माफी तक नहीं मांगी। देखिए आप लोग, अरे झूठ और किस बात का झूठ, आप ये बताइए। किसी इन्वेस्टिगेशन, अरे तो आप बताओ ना, 2G स्कैम के आरोप लगाते थे ना आरोप, सुनिए कोल स्कैम आपने उछाला था ना, 2G स्कैम आपने उछाला था ना, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया ना, लोअर कोर्ट ने। अपील में गई क्या सरकार में? तो आप लोग आ गए थे ना, अपील में गए क्या आप लोग कि भाई आप क्या, हम कहने कहा कि सब कांग्रेस नेता इसमें इन्वॉल्व है, गए आप लोग अपील में? गए आप लोग? नहीं गए। आपका तो काम हो गया, आपने जनता को गुमराह करके सरकार बना ली, आपको बना लिया, आप लोग सरकार बना लिया, आपका काम तो हो गया। अब आगे के 5 साल बाद तो वापस उठा देंगे मामले को, वापस अपील में चले जाएंगे। गुमराह करना छोड़िए, सरकार का दायित्व समझिए, सरकार की संपत्तियों को, सरकार की गरिमा बना करके रखिए, उसको सार्वजनिक चीज समझ के चलिए। निजी मिलकर मत बनाइए। संपत्तियों को बचाने के लिए जो कानून बनाया है, बेच दी सरकारी संपत्तियां, बेच दी आप लोगों ने, बेच दी। आपने संवैधानिक ढांचे नष्ट कर दिया, आरपीएससी नष्ट कर दिया, अध्ययन आयोग को आपने बर्बाद कर दिया। आपने अरे भाई आप तो कहते थे कि आरपीएससी चेयरमैन को हटाएंगे, आपकी सरकार आई 8 महीने हो गए, आपकी सरकार को आए 8 महीने हो गए, बताइए क्या कार्रवाई करी आपने आरपीएससी वालों के खिलाफ? बताइए मुझे। आप उस समय कहते थे ना कि हम आर्थिक सबसे पहले अध्यक्ष को हटाएंगे, कहते थे ना, गुमराह किया ना आपने। आपको प्रावधान पता था ना कि कोई राज्य सरकार आरपीएससी चेयरमैन को नहीं हटा सकती, पता था ना प्रावधान? गुमराह किया ना आपने राज्य की जनता को? गुमराह किया नहीं किया? बताइए पहले, बताइए गुमराह किया नहीं किया आपने? बताइए गुमराह किया नहीं किया आप राज्य की जनता को? बताइए। मतलब हम हमारी सरकार में हम कार्रवाई करते हैं, जब तक हमारी सरकार भ्रष्टाचारी होती है, हम खुद कार्रवाई करें तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और आप लोग बड़े हरिश्चंद्र बन जाते हैं। आप लोग कैसी कार्रवाई होती है और आप लोग माफी तक नहीं मांगते। भ्रष्टाचार गिनाने लगे। आपने बताओ, ईडी ने चार्जशीट पेश करी, क्या भारतीय जनता पार्टी महेश जोशी पे लगाए हुए आरोपों के लिए माफी मांगेगी? इस बात के लिए बोलिए, आप माफी मांग रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अरे संजय बढ़ाई जी को तो ईडी आपके अंडर की एजेंसी है ना, ईडी आपके अंडर की एजेंसी है ना। ईडी ने कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया, ईडी ने कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया चार्जशीट में। माफी मांग रहे हैं यहाँ पे, माफी मांगिए आप। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। नेता नाम लेना नहीं लेना ये न्यायालय तय करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तय करती है। अरे तो भाई तो आप लोग किस आधार पे नाम लेते थे? आप लोग किस आधार पे नाम लेते थे? आप लोग किस आधार पे बोलते थे कि जल जीवन मिशन के अंदर कांग्रेस पैसा खा गई, कांग्रेस नेता पैसे खा गए? आप किस आधार पे आप आरोप लगाते थे? राजनीतिक रैलियों में कैसे आरोप लगाते थे? आपने तो प्रधानमंत्री जी का, आपने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी। लाल डायरी कहाँ है? अरे वो लाल डायरी कहाँ है? विकास जी लाल डायरी कहाँ गई? विकास जी लाल डायरी कहाँ है? लाल डायरी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था विधानसभा चुनाव में, लाल डायरी कहाँ गई? लाल डायरी कहाँ गई? अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है। लाल डायरी अब तो दिखा दो, लाल डायरी अब तो दिखा दो, किस किस के नाम है हम भी देख लें। लाल डायरी अब तो निकलवा दो, अब तो आपकी सरकार है दोनों जगह। आप इस तरह की बात करें, पौरुष जी की चोरी सीना चोरी घोटाले भी हमारे, और बताओ अरे भाई अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई। लाओ ना निकाल के, अरे भाई लाओ निकाल के लाओ, अरे लाओ निकाल के, यही तो बात है, लाओ निकाल के लाओ, लाओ निकाल के लाओ। पॉलिटिकल माइलेज मतलब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो आपकी पार्टी का आदमी हो, चाहे कोई अफसर हो, कोई भी कार्रवाई करो। कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज देखिए, मनीष सिसोदिया वाले में जब जमानत। श्याम जी मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि दोनों प्रवक्ताओं के पास कितनी तो जानकारी है और कितनी देर एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं। तो आप लोग जरा देखिएगा इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद कि कितनी देर आप लोगों ने इसे सब्जी बाजार बनाया शो को, और उस दौरान आपने क्या क्या बोला और उसको दर्शकों ने, आम आदमी ने, आपके फॉलोअर्स ने कितना सुना और उससे उनको क्या हासिल हुआ। आप लोग देश की 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं। आप लोगों को इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में इसलिए बुलाया जाता है कि आप आम आवाम की आवाज को रखें,
सत्ता के पक्ष को रखें, विपक्ष के विरोध को बताएं कि उसका मकसद क्या है। जब आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं तो प्रवक्ताओं पर से जनता का विश्वास भी उठता है और आप लोगों को सुनने का उनका मन भी नहीं करता है। माफ कीजिएगा मुझे। इसलिए प्लीज एक बार इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, कैसा लगता है आप लोगों को खुद को सुन के अपने आप को, फिर दर्शकों को कैसा लगता होगा। बहरहाल राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से इस पूरे चर्चा के दौरान जो एक बात है, करप्शन हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है, ऐसा हिस्सा जिसे निकालकर हटाना, एक बीमारी को इसको दूर करना शरीर की एक बीमारी बन चुका है। उस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर राज्य का मुख्यमंत्री कई सीमाओं से घिरा हुआ होता है, वो सरकार मशीनरी पूरी तरह से, उसमें एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो मुमकिन नहीं। भजनलाल शर्मा के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके उतने ऑब्लिगेशन नहीं है जितने 25 साल से राज्य में 2 मुख्यमंत्री थे, उनके तुलनात्मक रूप से थे, राजनीतिक उनके जो हित भी थे, उतने भजनलाल शर्मा के पास नहीं है। उन पर केंद्र ने, पार्टी ने उन पर भरोसा किया है जनता का काम करने के लिए। पार्टी ने उन पर भरोसा करने के और भी कई कारण होंगे, लेकिन भजनलाल शर्मा जी के पास अगले 4.5 साल या जितने समय वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, दो तरीके हैं करप्शन को दूर करने के। एक तो ये कि आप बड़ी मछलियों को पकड़ें, जिनको बचाने का आरोप यहाँ पर पौरुष भारद्वाज जी उठा रहे हैं, और एक तरीका है कि आप पहले आम आदमी को राहत दो। मुख्यमंत्री अगर ये संदेश देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो इस राजस्थान के आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। देखिए मीना जी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा राजस्थान के अंदर, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, टॉपिक राजस्थान का ही है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार किस किस तरीके से होता है। मतलब जहां आप उंगली रखोगे वहीं भ्रष्टाचार दिखेगा। 1 मिनट में मैं आपको 2 उदाहरण बता देता हूं, उससे आपको जाहिर होगा कि इस सरकार को कितनी मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। 2006-7 के दौरान भरतपुर में एक बड़े चर्चित आईपीएस एसपी हुआ करते थे, वसुंधरा जी का बड़ा हाथ था उनके ऊपर, जो जयपुर में बड़ी प्रमुख पोस्ट पर रहे। उनका एक ठेकेदार ने उनके ऑफिस को बनाने का काम किया, वो उनके नजदीक आ गया। एक पुलिस लाइन में काम होना था, तो वो एसपी साहब ने उनको कह दिया कि ये काम भी हम तुझे दिलाएंगे। यूआईटी काम कर रही थी, उस समय यूआईटी के चेयरमैन थे गुलराज गोपाल खंडेलवाल। जिस अभी जो अजमेर प्रकरण में जो अधिकारी छूटे हैं ना अभी, उनमें से एक प्रमुख अधिकारी उन्होंने एडिशनल एसपी थे, और उन एसपी साहब के बड़े पसंदीदा, बड़े विश्वस्त थे। हाँ, जिस दिन टेंडर होना था उस दिन वो एडिशनल एसपी साहब यूआईटी चेयरमैन के ऑफिस में आकर बैठ गए। अपने यूआईटी ऑफिस और एसपी ऑफिस पास ही हैं, आमने सामने ही है। और वहां जो भी ठेकेदार वहां टेंडर डाल रहा था, टेंडर ले खरीद करके आ रहा था, उनके नुमाइंदे बाहर खड़े हुए थे। जब बुला थे, साहब बुला रहे अंदर, कि बोले यहाँ दस्तखत कर जाओ, अपनी रेट इतनी लिख जाओ और टेंडर यहाँ जमा करा जाओ। थोड़ी देर बाद गुलराज गोपाल जी आए कि बोले ये क्या हो रहा है भाई, कि मेरे चैम्बर में बैठ करके आप ये काम कर रहे हो। उन्होंने शिकायत भी की इस बात की। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। हालांकि ज्यादा माल और टूट पकड़ना मीडिया में ही बहुत हाईलाइट हुआ, तो मामला फिर वो थोड़ा हाईलाइट हो गया, बंद हो गया, ये चाल हो गया। एक उदाहरण आपको मैं नगर क्षेत्र का बताता हूँ। वहां पत्थर के खाने हैं, हमारे कलेक्टर साहब किसी में मेहरबान हो गए, एक खान को वो अपने पसंदीदा आदमी को दिलाना चाहते थे। वो खान पहले से ही थी, आपके ब्रह्मानंद ठेकेदार की खान थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो, तो पटवारी ने उनको अक्ल समझाए, कैसा मैं नक्शा बना देता हूँ उसका दूसरा। तो पर्टिकुलर जो नंबर के खसरा नंबर का जो
उनके पसंदीदा आदमी को दिया, अलॉट किया गया था। वो उस क्षेत्र का उन्होंने खसरे का नक्शा ही उल्टा बना दिया, और जिस खसरे नंबर को अलॉट किया था वो उसके लिए कर दिया, जो उनका कलेक्टर साहब का पसंदीदा आदमी था। तो ब्रह्मानंद ठेकेदार का बेटा जब गया अपने खान को देखने के लिए, तो उनका मेरे यहाँ तो दूसरे आदमी काम कर, मशीन काम कर रही है। तो उसके कहा, तब फाई हुई, जब जाके सारी बातें हुई, मामला जो है फिर हाई कोर्ट तक गया, वहां से मामला वो सुल रहा है। अब ऐसी ऐसी घटनाएं अगर हम करें तो आप अंदाज लगा सकते हो कि भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए कितने परिश्रम की कितनी परिश्रम की जरूरत है। ये एक आप श्याम सुंदर जी को ध्यान होगा शायद में, एक भरतपुर एसपी थे, ये पहली बार घटना घटित हुई तो उनका ट्रांसफर हुआ, 500 आदमियों की भीड़ आ गई एसपी ऑफिस पर कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे वापस करो, तुम तो जा रहे। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते किस तरह का भ्रष्टाचार। तो इसमें मीनाक्षी तो टाइम तो लगेगा, और क्योंकि तरीके नए तरीके हैं, बड़े नायाब तरीके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये बात सही है कि उनका अभी ऐसा किसी के साथ कोई संबंध रहा नहीं, बदल ना तो ब्यूरोक्रेसी में रहा ना किसी में रहा, और जिससे कि उनकी बात है आगे की तो मैं कहता नहीं, लेकिन उनकी मनस्थिति बड़ी साफ है। और उनका जो यहाँ सर्कल है ना, वो बड़े छोटे मोटे सड़क के आदमी है, ऐसा नहीं है कोई हाई लेवल का कोई आदमी हो। इससे अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं वो 5 साल तक जूझते रहे अपने घर के आगे से ट्रांसफार्मर हटाने के लिए, और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर नहीं हटाया। जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने उस दिन वो ट्रांसफार्मर हटा, तो अंदाज लगा सकते हैं कि उस आदमी का रसूखा। लेकिन हाँ, उनको ये सब पता है कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह के सरकारी कर्मचारी कहाँ गलत काम करते हैं, ये उनको पूरा आइडिया है। क्योंकि जमीन के आदमी, उन्होंने जमीन पर रहकर पटवारी इस बात को उनसे बेहतर कौन समझेगा कि विपक्ष में रहते हुए कितने सालों तक वो ट्रांसफार्मर में हटाने की कोशिश प्रयास करते रहे, और कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले हट गया, अपने आप ही कहना नहीं पड़ा। श्याम सुंदर शर्मा जी, आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे। मुख्यमंत्री, आप लोगों में से किसी का फोन बज रहा है, प्लीज अपने, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, राज्य की सरकार के सामने करप्शन एक बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में है। लेकिन जो मैंने बार बार इस चर्चा का विषय है और जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, और इस वक्त एक और नाम आ गया है मुख्यमंत्री के जो सचिव है शिखर अग्रवाल, ये 3 लोग मिलकर अगर संदेश दे पाते हैं और अगर जनता उस संदेश को ले पाती है, तो राजस्थान में कुछ उम्मीद के बादल दिखने चाहिए। निश्चित रूप से देखिएगा, ये संदेश सरकार का होता है कि सरकार किस रूप की तरफ जा रही है। कुछ बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके आप दिखा दो तो निश्चित रूप से नीचे के स्तर पे सुधार तो आएगा। सुधार में ये कहना गलत है कि सुधार नहीं हो सकता, सुधार तो ऊपर से ही अगर होगा तो नीचे तक सुधार की प्रक्रिया में जाएगा। क्योंकि थाने पे जो बंदियां बनती थी और जिस प्रकार से राजेश निर्माण का जो आईपीएस का नाम ले रहे थे, वो किस तरह से करते थे, सारे आपने देखा। ये अशोक गहलोत का जमाना भी था, जब भी देखा था आपने। तो देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो कड़ियां जिस प्रकार से खुल रही है, अभी सिंघवी जी का नाम ले रहे थे जिसके घर पे शराब भी निकली थी, खान सचिव हुआ करते थे, वसुंधरा जी के जमाने में रेड हुई थी वो, और अशोक गहलोत ने उनको बहाल भी कर दिया था। तो ये सब चीजें देखिएगा कि निश्चित तौर पर अधिकारी तो भ्रष्ट होंगे, अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे भ्रष्ट है। और लेकिन आज की कड़ी में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जो चीफ सेक्रेटरी मिला है बहुत अच्छा मिला है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा है। तो साफ सुथरे रिकॉर्ड के आधार पर, और मुख्यमंत्री जी का खुद का भी ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा है, क्योंकि वो सरपंच से लेकर के आज वो जिस पद पर बैठे हैं, वो पद ऐसे नसीब वालों को मिलता है जो मिला है उनको। और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि वो राज्य के हित में और आम व्यक्ति को राहत देने वाला काम ऐसा करेंगे जो नजीर पेश किया जाएगा कि मदन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने ये सब कुछ कार्रवाई करके एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। तो बार बार जो पर्ची वाली सरकार कहते हैं, तो देखिए आपकी भी पर्ची आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगावत करके उस पर्ची का क्या किया हर्ष आपको भी पता है। देखिए पर्ची वाले, अब मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास अपार शक्तियां हैं, उस शक्तियों का उपयोग में करें, गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित रूप से हम सब
उनके साथ हैं, क्योंकि देखिएगा ये देखिएगा अधिकारियों का, जिस तरह का अधिकारी कोई किसी का नहीं होता, वो तो शासन के साथ चलते हैं, और शासन अगर किस तरह का अरबी घोड़े हैं, और अरबी घोड़े की लगाम पकड़ना आपको आना चाहिए। तो लेकिन आप केवल शेखर अग्रवाल की बात करते हैं, आलोक गुप्ता भी है जो दूसरे सचिव है, वो भी अच्छे अधिकारी इनके ऑफिस में लगे हैं। मैं मान के चलता हूँ एक अधिकारी लाए भी हैं अभी नया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कुछ अधिकारियों को आप विश्वास वाले हो उसको हटा दो तत्काल, और आप स्वच्छ छवि देने का प्रयास करो, और ये स्वच्छ छवि निश्चित रूप से आपको संबल देगी आगे बढ़ाने में आपका, क्योंकि राजनीतिक कैरियर अभी शुरुआत है, और शुरुआत में आपको अगर अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे याद भी किया जाएगा, और आपको फिर आगे बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे वसुंधरा जी कह रही, जब प्रदेश अध्यक्ष का ग्रहण, वो उनका पद ग्रहण हो रहा था, तो वसुंधरा जी कह रही थी कि पद तो आएंगे जाएंगे, ये जनता का प्यार और जो पद मिल जाता है वो हमेशा कायम रहता है। वसुंधरा जी को अब याद आ रहा है, आप कद अपना कितना बड़ा बनाते हैं और कद बनता है काम से। तो राज्य के मुख्यमंत्री अपना कद अपने काम से कितना बना बनाते हैं, यही अब देखना होगा। लेकिन जितने प्रयास वो कर रहे हैं उसमें जनता को भी उतने ही प्रयासों से जुटना पड़ेगा, विपक्ष को भी उतना ही जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनता को जहां परेशानी आ रही है विपक्ष खड़े हो, मुद्दे बनाए, मुख्यमंत्री की आंख खोले, सरकार को जगाए, और सत्ता पक्ष ध्यान दे, नजर रखें कि आम आदमी को परेशानी नहीं हो, तभी ये प्रयास संभव होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है समाज और राज्य के बीच की दूरी मिटे, आम आदमी को राहत मिले, सत्ता पारदर्शिता बनाए रखे, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।